नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज आपको न्यूज का एक्सरे में दिखाएंगे अखिलेश यादव ने कैसे एक बार फिर सनातन का अपमान किया है। क्या ये सियासी वजह से किया गया है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? पूरी एक्सरे रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और इसके बाद बताएंगे अखिलेश यादव ने जब यूपी पुलिस पर सवाल उठाए तो यूपी पुलिस ने एक एक सबूत अखिलेश यादव के सामने रख दिया है। इसके बाद आपको बताएंगे कैसे गौकशी की साजिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में धर्म भ्रष्ट गैंग काम कर रहा है। जिहादी सोच उनकी क्या है, पूरी एक्सरे रिपोर्ट उसकी भी हमने तैयार की है। और आखिर में आपको बताएंगे कहां पर आदेश दिया गया है कि नमाज से पहले हिंदू अब पूजा नहीं कर पाएंगे। और आज की सबसे बड़ी और पहली खबर है, अखिलेश यादव मठाधीश और माफियाओं को एक जैसा बता रहे हैं। सोचिए दर्शकों, सियासत का स्तर इतना गिर गया है कि एक तरफ है मठाधीश और दूसरी तरफ है माफिया, लेकिन अखिलेश यादव इन दोनों को एक जैसा बता रहे हैं। लेकिन आज हम बताएंगे अखिलेश यादव कि एक जैसे नहीं है, इसमें अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है देख लीजिए। अखिलेश यादव एक तरफ है महंत, मठाधीश होते हैं महंत, माफिया का करते हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं। दूसरी तरफ मठाधीश जो साधुओं के प्रधान होते हैं और ये माफिया आपराधिक काम में लिप्त होते हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, अब मैं आपको बता रहा हूं धर्माध्यक्ष होते हैं मठाधीश। अखिलेश यादव को भी बता रहा है कि इसमें अंतर है, क्योंकि माफिया गरीबों पर जुल्म ढाते हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, मठाधीश आचार्य होते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं, लेकिन इधर माफिया अवैध अतिक्रमण करते हैं, दबंगई करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव को यह शायद अंतर दिखाई नहीं देता है। इसलिए दर्शकों, आज हमने पूरी एक्सरे रिपोर्ट इसकी तैयार की। आप कहीं मत जाइए, आज आपको एक एक चीज बताने वाला हूं। और अगर आप सोच रहे हैं कि हमने ये अंतर आपको क्यों बताया है, तो बता दूं कि समाजवाद की बात करने वाले अखिलेश यादव को मठाधीश और माफिया में फर्क नहीं लगता है। सियासत और अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए चाहे जो करना पड़े करो, सनातन पर हमला कर दो, एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दो, जाति का राग अलाप सियासत में अपना उल्लू सीधा करने के लिए चाहे जो करना पड़े वो करो। यही अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव बदमाश मंगेश जिसने डकैती की, उसकी जाति और एनकाउंटर पर बोलते बोलते मठ का मजाक उड़ा देते हैं, मठाधीशों का मजाक उड़ाते हैं। अखिलेश यादव की एक कैसी टीस है, इस समझ से परे है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए कि आखिर क्यों अखिलेश यादव इस तरह के सवाल उठा रहे हैं? क्या वजह हो सकती है, सियासत या फिर साजिश? पहले सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष, ये सवाल ये कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सपा और अखिलेश यादव अपराधियों में भी जात और पीढ़ी ढूंढ रहे हैं, क्या कहेंगे सर अभी ताजा बयान में? मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर अगर किसी के हुए हैं तो पीडीए के परिवार के लोगों के ही हुए हैं। सुन लिया आपने दर्शकों, लेकिन आज हमने आपको अंतर बता दिया है। लेकिन अंतर भर से बात नहीं बनी। साधु संत इस पर बिफर पड़े, गुस्सा हो गए, आक्रोशित हैं, और क्या कह रहे हैं वो इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। ये वही अखिलेश यादव है जिन्हें माफिया अतीक अहमद और अशरफ की मौत अपराध की पराकाष्ठा लगती है। ये वही अखिलेश यादव है जो माफिया मुख्तार की मौत पर उनके घर जाकर परिजनों को ढांढस बंधाते हैं। लेकिन उन्हें अब माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं दिखा। वो सियासत और चुनाव जीतने में इतने मशगूल हो गए कि बिना नाम लिए ही सीएम योगी को घेरने के चक्कर में सनातन का विरोध कर बैठे। समाजवादी पार्टी को इस बात की जानकारी नहीं है कि मठ मंदिर और माफिया में क्या अंतर होता है। वो माफिया के मजार पर फातिया पढ़ने वाले लोग हैं और प्रदेश की जनता से, देश की जनता से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के डीएनए में अपराध है, माफिया है,
खुद अखिलेश यादव ने भी नहीं सोचा था कि वो बयान जो दे रहे हैं उनके लिए टेंशन बढ़ाने वाला हो जाएगा। हुआ भी वही। साधु संतों में आक्रोश है। कभी कांग्रेस में रहे कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बयान की निंदा करते हुए माफी मांगने की मांग की। और तो और बीजेपी सवाल कर रही है कि क्या अखिलेश किसी दूसरे धर्म के लिए इस तरह का बयान दे सकते हैं। संत महात्माओं का अपमान करना ये अखिलेश यादव जी को शोभा नहीं देता। और जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो वो भी संतों के मठों में जाते थे, आश्रमों में जाते थे, कितने ही मठाधीशों के चरण स्पर्श वो करते थे। तो क्या वो माफियाओं के प्रति नतमस्तक थे? मैं मांग करता हूं कि अखिलेश यादव जी को ये बयान वापस लेना चाहिए और पूरे संत समाज से, सनातन धर्म के धर्मावलंबियों से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी विरोध करते करते इंडी अलायंस के लोग हिंदू और सनातन विरोध कैसे करते हैं उसका एक और परिचायक आज अखिलेश यादव जी ने दिया है, जब वो कहते हैं कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता। सोचिए, क्या किसी और धर्म के लिए बोला जा सकता? मतलब कि वोट बैंक की मिले ताली, इसलिए हिंदू को दो गाली, हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट। कभी रामचरितमानस का विरोध, कभी राम का विरोध, पूरा इंडी अलायंस सनातन विरोध में पीछे नहीं रहता। और अब अखिलेश यादव ने इस लिस्ट में एक और बयान जोड़ दिया। लेकिन इतना भर नहीं है दर्शकों। सुल्तानपुर के बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर को अखिलेश यादव ने मुद्दा बना लिया है। वो माफियाओं को, मठाधीशों को एक बता रहे हैं, लेकिन अखिलेश इस एनकाउंटर में बीजेपी के बड़े नेताओं के शामिल होने की भी बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सदन में यह मुद्दा उठाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आप उठाइए। आप विपक्ष में सवाल उठाना आपका काम है। लेकिन मैं आपको सुल्तानपुर डकैती से जुड़े हुए कुछ सबूत आज दिखा रहा हूं। दर्शकों, कहीं मत जाइएगा। आगे वो प्लान भी बताऊंगा जो मंगेश यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर बनाया था। लेकिन आज उसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट आपके सामने रख देता हूं और अखिलेश यादव को भी यह देखनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको पहली तस्वीर दिखा रहा हूं जो 13 अगस्त की, देख लीजिए। ठीक उसी जगह की जिस जगह वारदात को अंजाम दिया गया। दर्शकों, विपिन और सचिन ने दुकान की रेकी की, देखिए आप, नीली और व्हाइट टी शर्ट में, और एक नहीं बल्कि दो बार की गई। यही वो तस्वीरें हैं। और इसके बाद सोचिए आप, 13 अगस्त के बाद एक और गंभीर तस्वीर सामने आई है, वो है 20 अगस्त की। और 20 अगस्त को जौनपुर में आरोपियों ने एक बाइक चुराई थी। उसका सीसीटीवी फुटेज आप देखिए दर्शकों, सबूतों को देखिए, समझिए। एक के बाद एक ये सीसीटीवी आ रहे हैं और अखिलेश यादव जो सवाल कर रहे हैं कि एनकाउंटर वाली जगह बाइक कहां से आई थी, यही वो बाइक है जो मैंने आपको दिखाई है दर्शकों, 20 अगस्त की। देख लीजिए आप, आरोपियों ने बाइक चुराई और वो भागे, इसका सबूत ये सीसीटीवी। और अब आपको एक और सीसीटीवी दिखा रहा हूं दर्शकों में, 13 अगस्त 20 अगस्त के बाद का ये सीसीटीवी है, जो उस बोलेरो गाड़ी का है जिसका इस्तेमाल आरोपियों ने भागने के लिए किया था। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले कार में पेट्रोल भरवाया, जिसका सीसीटीवी सामने आ गया है। और फिर उसके बाद आरोपियों ने मिलकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया और सारा का सारा माल लेकर फरार हो गए। लेकिन सोचिए दर्शकों, अखिलेश यादव बराबर सवाल उठा रहे हैं और इन सवालों के बीच वो मठाधीश और माफियाओं को एक बता रहे हैं। लेकिन ये जो डकैती हुई है, जब यूपी पुलिस पर सवाल उठाए तो पुलिस ने भी भर भर कर जवाब दिए, सबूत दिए। वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाए, योगी की पुलिस ने जवाब दिया। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती। अखिलेश यादव ने लूट के माल को लेकर सवाल खड़े किए, योगी की पुलिस ने उसका सबूत दिखा दिया। बदमाश मंगेश के एनकाउंटर को लेकर अखिलेश हर दिन नई थ्योरी लेकर सामने आ रहे हैं। कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट, कभी मीडिया में बयान। लेकिन ये उस यूपी की पुलिस है जहां के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ हैं।
सुल्तानपुर डकैती के आरोपी मंगेश के फर्जी एनकाउंटर को लेकर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने न सिर्फ आरोपों के जवाब दिए बल्कि अखिलेश एंड पार्टी को वीडियो सबूत भी दिखाए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि मंगेश का एनकाउंटर घर से निकाल कर किया गया, जिस पर प्रशांत कुमार ने कहा कि मंगेश डकैती में शामिल था और उसका क्रिमिनल इतिहास रहा। झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, काउंटर कर दिया। बताइए, वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीजों को प्रूव करेंगे। प्रशांत कुमार ने अखिलेश के उस आरोप का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने चप्पल में एनकाउंटर की बात कही थी। सोचिए कैसा दिमाग इनका, सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में एनकाउंटर कर दिया। बताइए, मैं जहां तक आरोप की बात है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूं। कभी कभी ये भी हो सकता है कि ना हुई, पुलिस पहुंच गई, फायरिंग हो गई, पुलिस वाले मर गए। अखिलेश झूठ पर झूठ परोसने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस ने सबूत के साथ प्रूफ दे दिया। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव इन सबूतों को मानेंगे या फिर एक नई थ्योरी और साजिश वाला एंगल फिर सामने लाएंगे। सबूत मांगे गए, प्रूफ दिया गया। दर्शकों, सुल्तानपुर डकैती से सीसीटीवी भी मैंने आपको दिखा दी। अखिलेश के आरोपों पर खुद पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार का जवाब भी आपने सुन लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि आरोपियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग कहां पर की थी? दर्शकों, उसकी भी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। कौन सी वो जगह है जहां पर डकैती की योजना बनी और कहां पर वारदात को अंजाम दिया, दोनों तस्वीर आज मैं आपको दिखाता हूं। दो जिले आज उत्तर प्रदेश के दर्शकों हमारे सामने आए और वो दो जिले दिखाइए जरा। आसपास किस तरह से डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया, ये पूरी की पूरी तैयारी थी। यही है वो, एक तरफ है रायबरेली जहां पर डकैती की प्लानिंग की गई। दर्शकों, यही वो जगह है और यही वो सुल्तानपुर का इलाका जहां पर डकैती को अंजाम दिया गया। और जो आरोपी हैं उनके नाम भी आप देख रहे हैं दर्शकों। लेकिन सोचिए, आरोपियों ने जिस सुल्तानपुर में डकैती को अंजाम दिया उसकी प्लानिंग रायबरेली के आईटीआई कॉलोनी के कमरा नंबर 404 में रची गई थी। सोचिए दर्शकों, 404 कमरा नंबर। लेकिन इस कमरा नंबर के पीछे बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि यहां पर एक दो दिन नहीं, कई दिन जहां पर जुटे रहे और उसके बाद इसी कमरे में, अब मैं आपको वो कमरे में लेकर चलता हूं दर्शकों, कि कैसे इसी कमरे में, इसी कमरा नंबर 404 में, यही वो कमरा है नंबर 404 जहां पर डकैती का पूरा प्लान बनाया गया था। सोचिए दर्शकों, रायबरेली में मास्टरमाइंड विपिन सिंह ने कमरा ले लिया। उसके बाद कमरा नंबर 404 में सभी आरोपी पहुंचते हैं और यह किराए पर था। सोचिए जरा, एक महीने तक आरोपियों ने इसी कमरे से रेकी की। आपको यह भी बता रहा हूं, स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी ज्यादा बात नहीं करते थे, चुप चुप रहा करते थे, लेकिन आने जाने के लिए 4 व्हीलर का इस्तेमाल करते थे, वो भी आपने देख लिया है। और 28 अगस्त को इन सभी ने मीटिंग की और उसके बाद डकैती को अंजाम दिया। और यहीं से वो खुलासे हुए हैं, क्योंकि वारदात के इसी के बाद इसी कमरे में आरोपी पहुंचे थे, यानी वारदात के ठीक बाद पहुंचे। आरोपियों ने लूट का माल आपस में बांट लिया था, बंटवारा किया था। और यही वो 404 का कमरा है जो कई सबूत बता रहा है। लेकिन आप सोचिए दर्शक, अगर अभी भी ये तस्वीर साफ नहीं होती है तो सोचिए ये साजिश है या फिर सियासत। बहरहाल, खबरों में अब आगे बढ़ते हैं दर्शकों, और अब नफरत की दुकान जहां पर धर्म भ्रष्ट करने के लिए पकवान बेचे जा रहे थे दर्शकों, किस तरह की यह साजिश की जा रही थी, आज इसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट में आपको दिखाने वाला हूं। इस खबर को आपको दिखाऊंगा दर्शकों, पूरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज हिंदुस्तान में सनातन विरोधियों की फौज खड़ी हो गई है।
ये कट्टरपंथी धर्म भ्रष्ट करने वाली साजिश रच रहे हैं दर्शकों। सनातनियों को टारगेट पर ले रहे हैं, उनके धर्म को टारगेट पर ले रहे हैं, जिससे हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचे, ऐसी हरकत की जा रही है। अभी तक ये लोग हिंदू मंदिर और हिंदुओं को निशाने पर ले रहे थे, शोभा यात्रा को निशाने पर ले रहे थे, भगवान की मूर्तियों को खंडित कर रहे थे। लेकिन अब इन लोगों ने एक और तरीका ढूंढ निकाला है दर्शकों। इन कट्टरपंथियों के निशाने पर सनातन के साथ साथ देश भी आ गया है। देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। वो आपको बताऊं, उससे पहले कट्टरपंथी सोच आज आ गई है दर्शकों सामने, और आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका कि वो लोग हैं जो दूसरे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं और अपने धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए धमकी देने से गुरेज नहीं कर रहे। यही है वो शख्स, इस सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क। धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए कह रहे हैं, चेतावनी देते हुए, मुसलमानों को भड़काते हुए कि वो इतने कमजोर नहीं हैं कि अपनी धार्मिक जगहों की सुरक्षा खुद कर सकते हैं। उन्हें कानून की कोई फिक्र नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम अगर अपने बस में रहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये उकसाना नहीं तो क्या है। पहले आपको सुनवाता हूं जियाउर रहमान बर्क क्या कह रहे हैं। तुम कौन होते हो कि जब एक चीज कानून बन चुका तो उसके खिलाफ बोलने वाले कौन होते हो? कुछ करना है कोर्ट में आप उसको चैलेंज कर सकते हो। आप आकर के बदमाशी गुंडागर्दी कैसे कर सकते हो कि ये हम इसको तोड़ेंगे? हम इतने कमजोर नहीं है। हम अपनी धार्मिक स्थलों की हमें उम्मीद है हमारा संविधान हमारा कानून रक्षा करेगा और हम लोग खुद भी अपनी मस्जिदों की रक्षा करेंगे। सुन लिया दर्शकों आपने, ये तो उकसाने वाली बात हुई, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, नफरती दुकान यानी धर्म भ्रष्ट करने वाली बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। कहां चल रही थी? उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दर्शकों, एक होटल में यह रची जा रही थी जहां पर सनातनी और हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग आते थे। यही है वो जगह, यहां रुकते थे, ठहरते थे, खाना ऑर्डर करते थे। लेकिन एक होटल में गौ मांस परोसा जाता था। सोचिए दर्शकों किस तरह की साजिश की जा रही है। हिंदू धर्म में गौ माता पूजनीय है, गौ माता के लिए हर सनातनी के जहन में अलग अलग तरह से सम्मान है। लेकिन कट्टरपंथी होटल में ठहरने वाले जो भी रुकता था उसे गौमांस खिलाकर उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे थे। और इसका खुलासा हो गया है दर्शकों, इसका खुलासा हो गया है। लेकिन कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, कैसे इस साजिश का खुलासा हुआ है, आइए दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि बहुत बड़ी साजिश की जा रही थी। होटल से कच्चा और पक्का गौमांस बरामद किया है। पुलिस की टीम पहुंचती है और होटल में छापामार कार्रवाई करती है। यही वो होटल है दर्शकों। होटल में 25 किलो गौमांस बरामद किया गया है। सोचिए दर्शकों, यानी पशु चिकित्सकों को जब जानकारी मिली तो जांच की गई कि गलती हो सकती है, लेकिन यह गौमांस साबित हुआ है दर्शकों यहीं पर, इसी जगह पर। होटल मालिक शफीक का नाम इसमें सामने आया है। सोचिए जरा, शफीक का साथी ताजिम था जो गौमांस परोसने में मदद करता था। इतना ही नहीं दर्शकों, जब पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया तो गौमांस की सप्लाई चेन तक पहुंची और अनीस का नाम उसमें शामिल पाया गया। पुलिस ने कार्रवाई की है और अब जिस तरह से यह कार्रवाई की है, नफरती दुकान दर्शकों एक्सपोज हो गई है। लेकिन आप सोचिए कि कैसे यहां पर लोगों का धर्म भ्रष्ट करने का काम किया जा रहा था। क्या यह कोई बहुत बड़ी साजिश है? इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यही वो होटल जहां लोगों को गौमांस खिलाकर उनका धर्म भ्रष्ट करने की साजिश रची जा रही थी। यही वो होटल है जहां चोरी छिपे हिंदुओं की भावनाओं को फुल प्रूफ तरीके से आहत करने का प्लान चल रहा था। लेकिन कट्टरपंथी ये भूल गए थे कि वो उत्तर प्रदेश में गौमांस बेच रहे हैं, गौमांस खिलाकर सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां के मुखिया योगी आदित्यनाथ वो वक्त वक्त पर बताते रहे हैं कि उनके प्रदेश में गौकशी वालों की खैर नहीं। अवैध बूचड़खाने भी हम लोगों ने बंद किए थे, जो एक कसाई जगह जगह जाके गौ माता को काट देते थे। हमने इनकी पूरी की पूरी कटान को रोक करके अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह बंद किया। लेकिन आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे।
अवैध बूचड़खानों को खुलने नहीं देंगे। होटल में साजिश की जैसे ही भनक लगी, योगी की पुलिस ने शिकंजा कसा। पुलिस ने सबसे पहले बिजनौर के इस होटल को सील किया, होटल पर ताला जड़ दिया। इसके बाद पुलिस की पड़ताल आगे बढ़ी तो होटल मालिक शफीक के साथ उसके साथी तासिम को धर दबोचा। गुड्डू सालार होटल में गोवंशी पशु का मांस है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर होटल को सर्च किया, जहां एक भगोने व बोरी से लगभग 25 किलो मांस बरामद हुआ। वेटनरी डॉक्टर को मौके पर बुला करके इसका परीक्षण कराया गया। होटल संचालक शफीक तनाब कफीलुद्दीन निवासी मसीह थाना हिमपुर दीपा व उसके साथी ताजिम को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस के कब्जे में आते ही शफीक और ताजिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने सख्ती की तो शफीक ने गौमान सप्लायर अनीस की जानकारी दी। अनीस अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई। लेकिन इन दोनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि गौमान परोसने के पीछे मकसद क्या था? क्या ये किसी के कहने पर काम कर रहे थे या फिर इस पूरे धर्म भ्रष्ट वाले गेम प्लान का मास्टरमाइंड कोई और है? देख लिया दर्शकों आपने, लेकिन ये सिर्फ बिजनौर में नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गौमाता से खिलवाड़ करने वालों पर दूसरी जगह पर भी शिकंजा कसा है। क्योंकि इतना तो साफ है कि अगर उत्तर प्रदेश में गौमाता से किसी भी तरह से खिलवाड़ करने की कोशिश की जाएगी तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और दोनों तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं। हापुड़ में यूपी पुलिस की गौकशों से मुठभेड़ हो गई, तस्करी कर रहे थे। इसी तरह अंबेडकर नगर में गौ तस्करी करने वाले आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर कर डाला है। दर्शकों सोचिए जरा, गौ माता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी उत्तर प्रदेश में। इसका सबूत भी आज मैं आपको दे देता हूं, दिखाता हूं कैसे कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले आपको बताऊं कि कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस हापुड़ में कार्रवाई करती है। गौकशों को अपने पैरों पर चलने लायक नहीं छोड़ा है। हापुड़ में एनकाउंटर किया गया है। पुलिस को सूचना मिली और बारिश में ही हापुड़ पुलिस ने गौकशों को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी। ऐसे में गौकशों ने पुलिस पर उल्टे हमले की कोशिश की तो पुलिस को भी इस पर फायरिंग करना पड़ी। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 3 गौकश जख्मी हो गए। एक के हाथ में गोली लगी है, तस्करी करते थे। एक के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 4 को गिरफ्तार भी कर लिया है। इनके पास से 4 तमंचे, 2 बाइक और गौकशी के उपकरण बरामद किए गए हैं। यह तो तस्वीर मैंने आपको हापुड़ की दिखाई। अब मैं आपको बताता हूं कैसे पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। खुद पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं, सुनिए जरा। 3 बदमाशों को इसमें गोली लगी है, 2 के पैर में और 1 के हाथ में गोली लगी है और 5वां व्यक्ति जो है था वो भागने में सफल हो गया। इनके कब्जे से तमंचे, कारतूस, जानवर काटने के उपकरण, रस्सी और 2 मोटरसाइकिल्स मिली हैं, जिनके बारे में तस्दीक की जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास भी जानकारी में आया है। इनका लंबा आपराधिक इतिहास है। गोवध के मुकदमे पहले से इनके ऊपर पंजीकृत है। देख लिया दर्शकों आपने, उत्तर प्रदेश में मानो योगी आदित्यनाथ जो भी गौ माता का अपमान करेंगे, साजिश करेंगे, उन पर शिकंजा कस रहे हैं। ये आरोपी उन्हें हल्के में लेने की भूल कर रहे हैं। तभी तो अंबेडकर नगर में भी कुछ लोगों ने गौ तस्करी की कोशिश की दर्शकों, तो योगी की पुलिस उनके रास्ते का कांटा बन गई। पुलिस ने इन गौ तस्करों को पकड़ने के लिए काफी जद्दोजहद की है। क्या हुआ है दिखा देता हूं आपको, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जानकारी मिल रही है ये गौ तस्कर पुलिस पर पथराव कर भाग खड़े हुए थे। लेकिन योगी की पुलिस शांत बैठने वाली नहीं थी। पुलिस ने रात में ही ऑपरेशन प्रहरी चलाया, जिसके बाद पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने 6 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 गौ तस्करों के पैर में गोली भी लगी है, जिससे वो घायल हो गए। पुलिस ने इन गौ तस्करों के पास से 2 पिकअप गाड़ी और पशुओं को काटने वाला सामान बरामद किया है। घायल गौ तस्करों को अस्पताल में भर्ती कराया और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत अब मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सोचिए दर्शकों, ये गौ तस्करी करते थे, उसके बाद गौमांस परोसा जाता था साजिश के तहत। पुलिस क्या कह रही है सुनवाता हूं आपको। ऑपरेशन प्रहरी के रूप में इन गो तस्करों की चेकिंग की जा रही थी। कुल 6 गो तस्कर, 2 बाल अपचारी गो तस्कर, 2 पिकअप गाड़ी, उनके पास से तमंचा, कारतूस,
और काटने के हथियार ये सब बरामद हुए हैं। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। और दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक ऐसी खबर आपको बताने वाला हूं, एक ऐसा आदेश आपको बताने वाला हूं जहां कह दिया गया है कि हिंदू साइलेंट रहें, कुछ बोले ना शंख बजा सकते हैं ना घंटी बजा सकते हैं। लेकिन कहां पर हिंदू निशाने पर लिए जा रहे हैं, आइए जरा आपको पूरी जानकारी देता हूं। एक एक जानकारी हमने जुटाई है। बांग्लादेश आपको याद होगा दर्शकों, वो तस्वीरें भी याद होंगी। बांग्लादेश से शेख हसीना के जाते ही हिंदुओं के लिए दिन ब दिन माहौल खराब होता जा रहा है। हिंदुओं पर वहां अत्याचार हो रहा है दर्शकों। हिंदुओं को वहां जीते जी मौत की सजा मिली हुई है। हिंदुओं को हर तरह से टारगेट किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने ना सिर्फ हिंदुओं को परेशान किया है, बल्कि अब उनकी आजादी पर भी पाबंदी लगा दी है। अब वहां हिंदुओं के खिलाफ यूनुस सरकार का एक नया फरमान सामने आ गया है। ऐसा लग रहा है कि यूनुस सरकार मौका ढूंढ रही है कैसे हिंदुओं के हालात बद से बदतर किए जा सके। जो नया फरमान यूनुस सरकार लाई है दर्शकों, उसके मुताबिक आपको बता रहा हूं, हिंदुओं की आजादी पर पूर्णतः बैन लगा दिया गया है। हिंदुओं को इस बार बांग्लादेश में अपने अनुसार दुर्गा पूजा मनाने की आजादी नहीं होगी दर्शकों। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। हिंदुओं से कहा गया है कि वो नमाज और अजान के दौरान दुर्गा पूजा की गतिविधि नहीं कर सकते हैं। यानी नमाज के दौरान ना पूजा हो सकती है, ना लाउडस्पीकर बज सकता है, ना भजन बज सकते हैं, ना शंख, ना घंटे घड़ियाल, कुछ भी नहीं होगा। अब आप सोचिए दर्शकों कि आखिर इस फरमान के पीछे की वजह क्या है। भारत की तरह बांग्लादेश में भी ऐसी तस्वीर सामने आती है दर्शकों, जहां हिंदू समुदाय के लोगों का बड़े धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाना, बंगाल से जुड़े हुए होने की वजह से बांग्लादेशी हिंदुओं का बड़ा त्योहार है दुर्गा पूजा। नई सरकार का फरमान मानना अब वहां के हिंदुओं की मजबूरी हो गई है दर्शकों। लेकिन क्यों मैंने यह जानकारी आपको दी दर्शकों, भारत में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। और भारत में यह तस्वीर क्यों देखने को मिल रही है दिखाता हूं। यह आप देखिए, पहले देखिए बांग्लादेश, जहां से 2000 किलोमीटर दूर है कर्नाटक। बांग्लादेश में हिंदुओं पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो कर्नाटक में हिंदुओं को त्योहार मनाने नहीं दिया जा रहा है दर्शकों। सोच लीजिए आप, ऐसा माहौल चल रहा है। एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ है कर्नाटक। लेकिन आखिर हो क्या रहा है, मैं आज आपको बताता हूं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वही कांग्रेस जिस पर सनातन विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। और अब कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव हो गया। ना सिर्फ पथराव बल्कि झड़प हो गई है। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दुकानों और वाहनों में आगजनी तक कर दी गई। पथराव भी हुआ दर्शकों। लेकिन आखिर मांड्या में ये नफरती लोग कहां से आ गए हैं और इन पर क्या एक्शन हुआ है, सुन लीजिए। 14 सितंबर तक धारा 163 लागू रहेगी। 50 लोग अब तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं दर्शकों। 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और इलाके में इस वक्त भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन सोचिए दर्शकों, अगर इसी तरह से हिंदू त्योहार निशाने पर रहेंगे तो फिर कई सवाल खड़े होंगे। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक, जानकारी भरी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। नमस्कार।